Welcome to Boost ISPCs. Today's lecture is State Legislature. So जहाँ पे भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा स्टेट लेवल पे, यानी दो सदनी होगा, वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी. तो उसके अकॉर्डिंग दोनों का दिया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. सो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके बारे में पहले आर्टिकल 169 में है दैट कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो अबॉलिश भी कर सकता है और बना भी सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में. ठीक है. देन आर्टिकल 171 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि कंपोजिशन क्या होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का किसी भी स्टेट में. देन अभी तक के जो इंडिया के स्टेट्स हैं उसमें सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. तो कहाँ पे? आंध्रा और तेलंगाना में. आंध्रा से ही तेलंगाना निकला है तो ऑब्वियसली होगी. तो आंध्रा और तेलंगाना में, यूपी में है ही, हमें पता है. बिहार में भी है. यूपी बिहार मोस्टली ज़्यादातर एक साथ आते हैं, तो आप ऐसे याद रखिए. 4 आपको याद हो गए. देन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये फिर से लिख गया, दिस इज नॉट नीडेड. ठीक है. देन 1 2 3 4 5 6, ये हैं 6 स्टेट्स दैट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल. और टेन्योर क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का? 6 ईयर का होता है, लेकिन ये परमानेंट हाउस होती है. इसका मतलब है कि जो इनके मेंबर हैं 1/3 मेंबर हैं, जो नो नॉट 1/3, इनके 1/3 मेंबर ही हर दूसरे साल रिटायर होते रहेंगे राज्यसभा की तरह, इसलिए परमानेंट हाउस है. ठीक है. देन आर्टिकल 171 के फर्स्ट 1 में बोला गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो ऐसे स्ट्रेंथ है, कितने मेंबर हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका 1/3, 1/3 मतलब 1/3 किसका हो सकता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल का हो सकता है. उससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए उसकी स्ट्रेंथ, ये भी बोला गया है. सो अब जैसे यूपी है, यूपी में कितने मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में? 100 हैं. और जबकि यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हैं? कमेंट करके बताइएगा. चलिए बता देती हूँ, 403 हैं. ठीक है. देन आर्टिकल 171 का 4 पार्ट, उसमें जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो इलेक्ट होते हैं इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. हाँ, ये सेम जैसा राज्यसभा का है वही सिस्टम है. देन जो मेंबर इलेक्ट होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनकी एज भी 30 से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी प्रोविजन है. देन अगर कभी भी सदन में कोई भी क्वेश्चन रेज होता है, whether a member of the House of Legislature of a state has become subject to any of the disqualification mentioned in case, first है आर्टिकल 191, the question shall be transferred to the decision of the governor and his decision will be final. मतलब अगर कभी भी कोई क्वेश्चन रिलीज होता है, मतलब उठता है कि जो मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर हैं, स्टेट के जो मेंबर हैं, तो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी इशू उठेगा, तो उसका जो क्लॉज है, एक डिसीजन होगा किस पे? आर्टिकल 191 में ये. और इसका डिसीजन फिर कौन लेगा? गवर्नर लेगा फाइनल डिसीजन. मतलब वो जो इशू है वो गवर्नर को ट्रांसफ़र किया जाएगा और वही डिसाइड करेंगे, उनका डिसीजन ही फाइनल है. ठीक है. लेकिन कोई भी डिसीजन देने से पहले जो गवर्नर है वो ओपिनियन लेता है इलेक्शन कमीशन का. देन उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो कुछ डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जब भी इशू होगा. ठीक है. देन 171(3), इसमें यह है कि जो इलेक्शन होंगे फॉर द नियरेस्ट 5/6 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड रिमेनिंग मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. मतलब इतने ही लोगों पे, 5/6 लोगों पे ही इलेक्शन होंगे और बाकी बचे हुए लोगों को गवर्नर नॉमिनेट करके मेंबरशिप, मतलब उनको वो नॉमिनेशन के थ्रू मेंबर बनेंगे. ठीक है. लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इन द स्टेट इज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 10 एंड शेड्यूल 3 ऑफ द RPA एक्ट, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसके अंडर होता है. ठीक है. इसको हम टाइम टू टाइम अमेंड भी करते रहते हैं
और ये आर्टिकल 171(2) के अंदर आता है। देन जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको पावर है टू रिमूव द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम देयर पोस्ट बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। हाँ ठीक है। देन आर्टिकल 191 of the Indian Constitution deals with the disqualification of the members of the Legislative Council। जो भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें वो 91 में है। ये हमने ऊपर भी देखा, ये वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। ठीक है, अब हम आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली पे। आर्टिकल 168 टू 212 में पार्ट 6 में जो है वो डील करता है स्टेट लेजिस्लेचर से। अब 168 में क्या है, इसमें बताया गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सॉरी वो डील करता है दैट स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके, इन्होंने बताया है कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर एग्जिस्ट करती है तो, एंड देन गवर्नर, ये तीनों चीज़ें हैं। देन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है किसी भी स्टेट की, वो बनी होती है किससे, मेंबर्स इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये जो जनरल इलेक्शंस अपने होते हैं स्टेट लेवल के विधानसभा के, उसी की बात हो रही है। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ असेंबली शैल बी नॉट मोर देन 500 और नॉट लेस देन 60 मेंबर्स। सो 500 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब सॉरी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 60 से कम नहीं होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप। देन अब जो स्मॉलेस्ट, हालांकि जो इंडिया की असेंबली है वो यूटी की है, यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी की, जहाँ सिर्फ 33 मेंबर हैं, और कुछ 1-2 स्टेट्स भी हैं जिनको एक्सेप्शन दिया गया है, लाइक सिक्किम, वहाँ पे सिर्फ 32 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जो यूपी है उसकी लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली है कितना, 403 मेंबर्स। ये मैंने आपको अभी ही ये देखिए ऊपर कुछ टाइम पहले बताया ही था। ठीक है। देन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही स्टेट के भी इलेक्शन कराती है, स्टेट इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के। देन आर्टिकल 172 उसमें बोला गया है कि जो हर स्टेट है उसको डिवाइड किया जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ इस तरीके से कि जो in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the seats allotted to it shall so for as practical be the same throughout the state। मतलब जो नंबर ऑफ जो किसी को दिया जाएगा ना सीट, वो पॉपुलेशन के हिसाब से बराबर होगा। यानी अगर एक असेंबली में मान लीजिए 2 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट है, तो दूसरी जगह भी जो टेरिटरी बनेगी उसमें भी 2 लाख पॉपुलेशन में फिर जितनी भी एरिया कवर हो, डजंट मैटर, पॉपुलेशन 2 लाख की जहाँ जितने एरिया में हो पाएगी उन्हीं के लिए सेम तरीके से एक सीट उनके लिए भी रिजर्व होगी। ये मतलब है कहने का। ठीक है। देन जो स्पीकर होते हैं असेंबली के, वो एक्सरसाइज करते हैं कास्टिंग वोट। अगर वोट इक्वली पड़ते हैं और टाई होता है तब वो अपना डिसाइडिंग यानी कास्टिंग वोट स्पीकर देगा। और जो स्पीकर है वही इस्टेब्लिश करते हैं कॉन्टैक्ट बिटवीन द हाउस एंड द गवर्नर। ठीक है। और अगर स्पीकर नहीं है देन डिप्टी स्पीकर स्पीकर के सारे काम करेंगे। आर्टिकल जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 84 का 2001 में, उसमें यह था कि जो मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट असेंबलीज विल बी रिमेन सेम टिल द ईयर 2026। यानी यहाँ तक तो मेंबर सेम हैं, लेकिन 2026 के बाद में जो मेंबर्स हैं उनकी जो नंबरिंग है, किसको कितने स्टेट के कितने मेंबर्स हैं, उसमें चेंजेस आएगा। बिकॉज जो सेंसस का जो ईयर है जिसके बेसिस पे डिसाइड हुआ था वो चेंज होगा। सो 2026 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर इंडियन पॉलिटी। कुछ मेजर चेंज आएगा नंबर ऑफ सीट्स वगैरह में। ओके फाइन, सॉरी। देन सेक्शन 14(3) जो है जम्मू कश्मीर एक्ट का 2019 वाला है, उसमें यह है दैट टोटल नंबर ऑफ असेंबली मेंबर्स इन जम्मू कश्मीर इज़ 107 while 24 इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉल इन एरियाज ऑक्युपाइड बाय द पाकिस्तान POK। ठीक है, इतनी बनाएगी, उसमें से 24 जो हैं वो POK वाले पार्ट में आती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है। देन इंडिया की सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। एक है दिल्ली,
पौंडीचेरी, एंड अभी जो बनी है वो जम्मू एंड कश्मीर। देन आर्टिकल 173 है, उसमें क्या है, उसमें क्वालिफिकेशन बताई गई हैं कि कोई भी मेंबर, किसी भी पर्सन में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, नॉट क्वालिटीज़, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो इलेक्ट हो सकता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहली है कि सिटीजन होना चाहिए, दूसरा ही मस्ट नॉट बी लेस देन एज ऑफ 25 ईयर, यानी 25 ईयर से कम की एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशन ये है। देन जो आर्टिकल 332 है उसमें ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर ST एंड मतलब SC एंड ST के लिए, शेड्यूल का एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है 332 में, इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार। देन द राइट्स एंड द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज द सेम एज द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इनके भी सेम है, लाइक ऑफ द पार्लियामेंट। जो राइट्स और फंक्शंस स्पीकर के, पार्लियामेंट के स्पीकर के पास हैं, वही लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी हैं। सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर। दिस इज इंटरेस्टिंग बट इम्पॉर्टेंट lecture. So keep watching and do like, subscribe, and also share these lectures to your friends who are preparing for the exam. So thank you for watching.